हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री चैप्टर 2, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उस नेशनलिस्ट मूवमेंट को गांधी जी कैसे लीड करते हैं। गांधी जी के पीछे देखिए हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं, गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध 3 बड़े आंदोलन चलाते हैं और अंग्रेजों को पानी पिला देते हैं। अंग्रेज को फाइनली 1947 में इस देश को छोड़कर भागना पड़ा। और वही अंग्रेज है जो हमारे देश में एक ट्रेडर के रूप में आया था, एक व्यापारी के रूप में आया था। लेकिन बाद के सालों में परिस्थितियां उसके फेवर में रहा और वो यहाँ का रूलर बन गया, शासक बन गया। और शासक बनने के बाद सभी तरह के भारतीयों पर शोषण करना शुरू कर दिया। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो या बिजनेस क्लास हो, सब पर शोषण कर रहा है और लंबे समय तक शोषण कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया तो सारे भारतीयों ने एकजुट होने का फैसला किया कि बोला कि भाई इसका अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम लोगों को यूनाइट होना होगा और यूनाइट होकर इसके विरुद्ध एक आंदोलन चलाना होगा। और उस आंदोलन को ही क्या बोला गया है? भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। उस आंदोलन को इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट बोला गया है। ये आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए ताकि उसके अत्याचारों से हम लोगों को आज़ादी मिल सके। और ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसकी शुरुआत 1885 से हुआ है और 1947 तक चला है। 1885 में हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। 1885 में हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया और माना गया कि यहीं से नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है और 1947 तक चलता है, जब भारत को क्या मिल गया? इंडिपेंडेंस मिल गया। भारत को क्या मिल गया? इंडिपेंडेंस मिल गया। नेशनलिस्ट मूवमेंट अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे थे, अंग्रेजों को इस देश से भगाना था। 1947 में अंग्रेज चले गए, नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। भारत में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो 1885 से 1947 तक चला है। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट किसके अगेंस्ट चले हैं? अंग्रेजों के अगेंस्ट चले हैं। क्यों चले हैं? ताकि अंग्रेजों को इस देश से भगाया जाए। अंग्रेजों को इस देश से भगाया जाए। आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो 1885 से 1947 तक चला है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप एंड ऑब्जेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप एंड ऑब्जेक्टिव। ये तो साधारण सी बात है कि 1885 में जो लीडर नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे, 1947 में तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए टाइम गैप बहुत ज़्यादा है। लीडर तो एकदम चेंज हो गए होंगे और लीडर चेंज हुए होंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव भी चेंज हुआ होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप एंड ऑब्जेक्टिव, Indian nationalist movement was divided into 3 phases. First one is the moderate phase, जो 1885 से 1905 तक चला है। सेकेंड वन आपका एक्सट्रीमिस्ट फेस हो गया और थर्ड वन आपका गांधीयन एरा हो गया। मॉडरेट फेस में लीडरशिप जो है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता के पास।
These are the leader of moderate phase. These are the leader of moderate phase. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनका ऑब्जेक्टिव पूरे भारतवर्ष में नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है, फैलाना है। सारे भारतीयों को जागरूक करना है नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी से, सारे भारतीयों को जागरूक करना है। इसके साथ साथ ये अंग्रेजों से डिमांड कर रहे हैं कि भारतीयों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। ओके, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लीडर। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लीडर, नेशनलिज्म को स्प्रेड करना और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना। ठीक है, ये चला 1905 तक। 1905 से 1916 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज चलता है और इस समय जो लीडरशिप है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं के पास है। और इन तीन नेता को साथ में लाल बाल पाल बोला जाता है। इन तीन नेता को साथ में क्या बोला जाता है? लाल बाल पाल। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। क्या है? एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। एकदम इनका खून गर्म है भाई। इनका कहना है कि देखिए, आप लोगों ने जो भी आंदोलन चलाया उसका तो बेनिफिट नहीं हुआ। इनका कहना है कि आपका आंदोलन का कोई मतलब लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर देना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। और हम लोगों का जो नया ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और नया ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेल्फ रूल होना चाहिए, स्वराज, सेल्फ रूल। इनका कहना है कि भारतीय कैपेबल है, भारतीय सक्षम है कि इस देश में शासन कर सकता है, इसलिए ये जो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं ये ख़त्म करिए, भारतीयों को दे दीजिए रूलिंग करने के लिए, भारतीय रूल अपने देश में कर लेंगे। आप अंग्रेज जो है इस देश से क्या होइए? 9-2-11 होइए, टाटा बाय बाय, ख़त्म, आप यहाँ से निकालिए। आप यहाँ से क्या करिए? निकल जाइए जल्दी से, हमको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है, सेल्फ रूल इनकी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना? अभी हम लोग बैकग्राउंड बना रहे हैं, अभी चैप्टर की शुरुआत नहीं हुई है, चैप्टर की शुरुआत अभी नहीं हुई है। और 1916 के बाद जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो गांधी जी के लीडरशिप में चलाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? गांधीयन एरा बोला गया है, जो कब तक चला? 1947 तक चला। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ जाते हैं और आने के बाद उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है और आगे आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इस टाइमलाइन को क्या बोला गया? गांधीयन एरा बोला गया। हालांकि गांधी जी के अलावा भी कई सारे पॉपुलर लीडर इस समय हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके पिता मोतीलाल नेहरू भी है, CR दास है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, तो और भी प्रोमिनेंट लीडर हैं। लेकिन चूंकि लीडरशिप किनके पास है? गांधी जी के पास है, इसलिए इस टाइम को क्या बोला गया? गांधीयन एरा बोला गया। और हम लोगों को इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गांधीयन एरा को डिस्कस करना है। ये दोनों फेज को हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। ये दो फेज को हम लोग क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब क्लास 8 में आप लोगों ने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्कस किया गया है, अब एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। जितना पेज में क्लास 8 में ये पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उतना पेज में सिर्फ और सिर्फ गांधीयन एरा यहाँ पर डिस्कस करना। आप समझिए कि कितना डिटेल में डिस्कस किया गया है।
ये रहा इस चैप्टर का बैकग्राउंड, ये रहा इस चैप्टर का बैकग्राउंड। अब हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है। जो फर्स्ट टॉपिक आपके बुक में है दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। बिल्कुल बोल्ड लेटर में ये टॉपिक आपके बुक में लिखा हुआ है। यहाँ भी बोल्ड लेटर में टॉपिक लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। और इस टॉपिक के थ्रू सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, देन खिलाफत इशू, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। और यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ल्ड वार को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसके बारे में आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, ये 1914 से 1918 के बीच चला है। दो पावर ब्लॉक के बीच ये वार चला है, एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑटोमन टर्की और ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर था। और इस वार का जो फाइनल विजेता है वो फाइनल विजेता एलाइड पावर है। वार का फाइनल विजेता एलाइड पावर है जिसमें ब्रिटेन था। अगर भारत की बात कर लिया जाए तो भारत डायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन चूंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, इस वजह से ब्रिटेन जिस साइड था उसी साइड भारत को भी मान लिया गया। ब्रिटेन ने इनडायरेक्टली भारत को अपने साइड से पार्टिसिपेट कर दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो इम्पैक्ट है वो भारत पर बहुत ही बुरा रहा। उसी इम्पैक्ट को तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट भारत पर बहुत बुरा रहा है, वो इम्पैक्ट यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया भारत में। वो सिचुएशन क्या है? तो दीज आर द सिचुएशन क्रिएटेड ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट पॉइंट, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट ये हुआ कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो सेना का खर्च है, सेना का खर्च बढ़ गया। वार होगा तो साधारण सी बात है, सेना का खर्च बढ़ेगा ही। और इस सेना को खर्च को फाइनेंस कैसे किया गया? तो डैट वाज फाइनेंस बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अंग्रेजों ने बहुत सारे लोन यूरोप से लिए, इसके साथ साथ भारत से भी लिए। तो लोन लेकर इस खर्च को मेंटेन किया गया, टैक्सेस बढ़ाकर इस खर्च को मेंटेन किया गया। इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है? तो कोई व्यापारी एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है, तब जिस वस्तु को लेकर जा रहा है उस वस्तु पर एक टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स को ही कस्टम टैक्स कह लीजिए या कस्टम ड्यूटीज कह लीजिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिए गए। इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि देखो भाई, अंग्रेजों ने कहा कि चलो देखते हैं, जिसका जिसका इनकम ज़्यादा है उससे भी भाई पैसा लेते हैं। और इनकम टैक्स की जो मतलब व्यवस्था है वो आज भी चल रहा है। जिस व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने किया उसकी वो चीज़ आज भी चल रही है। प्राइस इंक्रीज्ड, जो बेसिक कॉमोडिटीज है जो पर डे लोग खाते पीते हैं, जैसे आटा, चावल, घी, नमक हो गया, ये सब चीज़ों की जो प्राइस है बढ़ गई और 1913 और 1918 के बीच डबल हो गया, 2 गुना हो गया। मान लो कि 1913 से पहले चावल का जो रेट था, चावल का रेट अगर 10 रुपीज़ था, तो 1918 तक जाते जाते चावल का रेट बढ़कर कितना हो गया? 20 रुपीज़ हो गया, एकदम से डबल हो गया।
एकदम से क्या हो गया, डबल हो गया। अब खुद बताओ कि कॉमन पीपल के लिए जीवन जीना आसान होगा या हार्डशिप होगा? हार्डशिप होगा। प्राइस इंक्रीज एंड डबल बिटवीन 1913 टू 1918 विच कॉज एक्सट्रीम हार्डशिप, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉमन पीपल के लिए जीवन जीना डिफिकल्ट हो गया, हार्डशिप हो गया। डिफिकल्ट और हार्डशिप हो गया, ठीक है ना? यहाँ तक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। फोर्स इक्विपमेंट इन विलेजेस, गांव में जो जवान रह रहे थे हमारे भारतीय जवान, उस भारतीय जवानों को अंग्रेज जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती करवा रहा है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती करवा रहा है। अब इसके कारण गांव में गुस्सा बना हुआ है भाई, वाइड स्प्रेड एंगर है। अब क्यों गुस्सा है आप खुद सोचो। चलो ठीक है, नहीं सोचो, मैं बता देता हूं। जो जवान जा रहे थे, ये बार तो 4 साल चला है ना, तो जो जवान 1914 में गए, 1914 में गए, वो जवान रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। अरे अंग्रेज क्या करता था, भारतीयों को आगे कर देता था, भारतीय मारा जाते थे। तो गांव वालों को लग रहा है कि अरे यार 1914 से जवान हमारे गांव से जा रहे हैं, वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं और आकर पकड़ कर लेकर जा रहा है। लोग गुस्सा में हैं, लोग गुस्सा में हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया जा रहा है, जिसके कारण गांव वाले रीजन में गुस्सा बना हुआ है। और देखो अंग्रेज तो साथ नहीं दे रहा है भारतीयों का, इसके साथ साथ ऐसा लगता है जैसे नेचर भी साथ देने के लिए छोड़ दिया है, वो भी साथ देने से इनकार कर रहा है। भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं भारतीयों को, भारतीयों की दशा दुर्दशा हो चुका है। क्रॉप्स फेल, फसलें बर्बाद हो गई भारत के कई सारे हिस्सों में, और फसल बर्बाद होगा तो साधारण सी बात है फूड की शॉर्टेज होगी, खाद्य पदार्थ की कमी तो होगी ही। और खाद्य पदार्थ की कमी होगी ना, फसल हुआ ही नहीं तो अनाज कहाँ से आएगा मार्केट में। तो नेचर भी लगता है भारतीयों को साथ देने से इनकार कर दिया। This was accompanied by, oh my God, this was accompanied by influenza epidemic। एक बीमारी महामारी में बदल गया और उस महामारी का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है। लोगों की जाने जाने लगी, लोगों की जाने जाने लगी। 1921 में जो जनगणना हुआ है, उस जनगणना के बेसिस पर भारत में 12 to 30 मिलियन पीपल, 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख के बीच जो लोग हैं वो मर गए ड्यू टू फेमाइन एंड ड्यू टू एपिडेमिक। फेमाइन के कारण, भूखमरी के कारण, एपिडेमिक महामारी के कारण भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग 1920 और 1921 के बीच मर गए। ओह माय गॉड, समझिए कि मतलब उस समय क्या स्थिति रही होगी भारत की, कितनी भयावह दृश्य रहा होगा भारत का। कोविड एपिडेमिक क्या है, कोविड जो आया है ये क्या है, इसके आगे कोविड कुछ है क्या? कोविड कुछ नहीं है। कोविड में से भारत में कितने लोग मरे हैं? 10 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। यहाँ देखिए ना, 1 करोड़ प्लस लोग मर गए। समझ रहे हैं, ये महामारी बहुत बड़ी महामारी थी। और भारतीय इस उम्मीद में बैठे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोगों को कुछ राहत मिलेगा। भारतीय इस उम्मीद में बैठे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होगा तो राहत मिलेगा, लेकिन कोई राहत नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिला। लेकिन संयोग कहिए कि उसी समय हमारे देश में गांधी जी की एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में आइडिया ऑफ सत्याग्रह है। नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में आइडिया ऑफ सत्याग्रह है। और अगर आइडिया ऑफ सत्याग्रह की बात हो रही है मतलब गांधी जी की बात हो रही है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह की किसकी आइडिया है? गांधी जी की आइडिया है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गांधी जी। गांधी जी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में भी रहे हैं। गांधी जी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रहे हैं और साउथ अफ्रीका में जो रेसिस्ट रेजाइम था,
रंग भेद की जो सरकार चल रही थी उसका विरोध भी किए हैं। क्लास 9 में पढ़ने के लिए था। लेकिन फाइनली जनवरी 1915 में गांधी जी भारत में आ जाते हैं। चलो भाई, बहुत हो गया साउथ अफ्रीका की लड़ाई, अब हम भारत चलते हैं, अपने देश में रहेंगे और अपने देश में रह रहे लोगों का जो दुख तकलीफ है उसको समझेंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और गांधी जी की आइडिया थी, सत्याग्रह की आइडिया गांधी जी की थी। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते तो ऐसा थोड़ा था कि सत्याग्रह की आइडिया छोड़कर आते, अरे आते तो सत्याग्रह की आइडिया लेकर ही आएंगे ना। ठीक है, तो गांधी जी की एंट्री हुई। यहाँ पर हमारा जो हीरो है, इस चैप्टर का जो हीरो है, वो हीरो की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। गांधी जी के बारे में जो मतलब फैक्ट है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, लाइक मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 को। ये सब जो भी मतलब कि डाटा है, मतलब जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इससे बोर्ड में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यही क्वेश्चन बनेगा। गांधी जी का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो गांधी जी के बारे में जो पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको याद आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट याद कीजिएगा कि सत्याग्रह का मतलब क्या है। चलिए बताते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बुक को देखिए और लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाते हैं। देखिए क्या बोला गया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह पावर ऑफ ट्रूथ पर जोर देता है। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है जोर देना। भाई सत्य की क्या पावर है, सत्य की शक्ति पर जोर देता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। और अगर आपको सत्य का पता नहीं है तो सत्य की तलाश करो, सत्य की तलाश करो, सत्य को खोजो कि सत्य क्या है, तब आकर हमसे बहस करना। बात समझ में आई? आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ के पावर पर एम्फेसाइज करता है, इसके साथ साथ सत्य की तलाश करने की जरूरत है, इसको भी एम्फेसाइज करता है। उसके बाद बोला गया इफ द कॉज वाज ट्रू। इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका कारण सही है। इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका कारण सही है। एंड स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपका लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कारण सही है और आपका लड़ाई अन्याय का खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट विद ऑपरेशन। तब आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। जो दमनकारी है, जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, फिजिकली उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस टर्म एंड कंडीशन याद रखिएगा, आपका कारण सही होना चाहिए और आपका लड़ाई अन्याय के खिलाफ होना चाहिए। उसके बाद विदाउट सीकिंग रिवेंज, बिना बदले की भाव की, और बीइंग एग्रेसिव, और बिना एग्रेसिव हुए, और सत्याग्रही कुड विन द बैटल। एक जो सत्याग्रही है, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में बिलीव करता है, वो इस बैटल को जीत सकता है। कैसे जीतेगा? नॉन वायलेंस के थ्रू जीतेगा। थ्रू नॉन वायलेंस बाय अपीलिंग टू द सोल ऑफ ऑपरेसर। नॉन वायलेंस के थ्रू जीतेगा, और नॉन वायलेंस के थ्रू जो ऑपरेसर है, जो दमनकारी है, उसके आत्मा को झक छोड़ देना है। उसके आत्मा को क्या करना है? झक छोड़ देना है। मतलब इस तरह से बताना है अपने सत्य को, जिस सत्य के साथ आप आए हैं, इस तरह से उसके सामने अभिव्यक्त करना है कि उसकी आत्मा कांप जाए, उसकी आत्मा देखने पर मजबूर हो जाए कि सत्य ये है। और सत्य के सामने अगर जब जान जाएगा कि यही सत्य है, तो सत्य के सामने उसको झुकना पड़ेगा। और इस स्ट्रगल में फाइनली जो विक्ट्री होगा, वो विक्ट्री किसका होगा? सत्य की विक्ट्री होगा, सत्य की विजय होगी। बात समझ में आ रही है? दिस इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। दिस इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
और गांधी जी का मानना है कि अगर नॉन वायलेंस का जो धर्म है, अगर ये पूरे भारत में हम फैला देते हैं, सारे भारतवासियों को बता देते हैं, तो सारे भारतवासियों एक हो जाएंगे और अंग्रेजों की छक्के छुड़ा देंगे। दे दनादन मार को अंग्रेज को यहाँ से क्या कर देंगे, भगा देंगे। मारना नहीं है, ओ माय गॉड, ये तो ब्लंडर हो रहा है मेरे से। मतलब सब जो है सत्याग्रह के थ्रू जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तब अंग्रेज यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। 1 साल के अंदर इस देश को छोड़कर उनको भागना होगा। ठीक है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्लियर? आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्लियर है? आगे बढ़े। आइडिया ऑफ सत्याग्रह याद रखिएगा आप लोग। और महात्मा गांधी जनवरी 1915 में आने के बाद शुरुआती दौर में 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं। जनवरी 1915 में आए और गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जाता है, और इस तीनों सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी को सफलता मिली। इन तीनों सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी को सफलता मिलती है। पहली सत्याग्रह मूवमेंट जो 1917 में चलाया गया है, वो कहाँ पर चलाया गया है? चंपारण में चलाया गया है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। गांधी जी के द्वारा चलाया गया फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण में है, चंपारण बिहार में है। गांधी जी चंपारण आते हैं और पीजेंट को इंस्पायर करते हैं। किसके अगेंस्ट इंस्पायर करते हैं? तो जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट, कि भाई ये जो प्लांटेशन सिस्टम है ये बहुत ही दमनकारी है, इसको अगेंस्ट तुम लोग क्या करो, लड़ाई लड़ो। और गांधी जी इसको लीड करते हैं। चंपारण में किस तरह का प्लांटेशन सिस्टम था मैं बता देता हूँ। इसको 3 कठिया सिस्टम बोला गया है। प्लांटेशन सिस्टम के थ्रू अंग्रेज क्या करते थे? नील की खेती करवाते थे बिहार में रह रहे किसानों के द्वारा। वो किसानों को फोर्स करते थे कि जो मिट्टी की क्वालिटी आपका बेहतर है, उस बेहतर मिट्टी में आप क्या करो, नील की खेती करो, और उस नील को मुझे बहुत ही कम प्राइस पर बेच दो। बहुत ही कम प्राइस पर क्या करो, बेच दो, और मैं इस नील को लेकर यूरोप चला जाऊंगा और वहां पर जाकर कपड़ों की रंगाई करूंगा, और फिर कपड़ों को रंग कर वो वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट में सेल कर देंगे, और इससे उनको बहुत बड़ा मुनाफा हो जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम चल रहा था। गांधी जी कहते तो बहुत खराब सिस्टम है भाई। अब इससे क्या होता था कि किसान अपने बेहतर ज़मीन पर इंडिगो की खेती करते थे, और वहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी, सॉइल की फर्टिलिटी इंडिगो कल्टीवेशन के कारण बहुत तेजी से खराब हो जाता था। और गांधी जी लीड किए, और फिर चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ना, 1917 में लीड किया गया, तो चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो अंग्रेज को झुकना पड़ा। अंग्रेज ने इस प्लांटेशन सिस्टम को बिहार से खत्म कर दिया। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में ही गांधी जी कहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं? खेरा डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। यहाँ भी किसानों के सपोर्ट में ही सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप फेलियर की सिचुएशन बनता है, फसलें बर्बाद हो जाती है। तो जो किसान थे, किसान कह रहे थे अंग्रेज़ों से कि चूंकि मेरा फसल बर्बाद हो गया है इसलिए हम टैक्स नहीं दे सकते हैं, हमारे टैक्स को क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अंग्रेज कह रहा था कि नहीं, हम टैक्स वैक्स माफ़ करने वाले नहीं हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, हमको तो बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है, तुम हमको टैक्स दो। गांधी जी आए और कहें कि ऐसी बात है, चलो हम तुम्हारे आंदोलन को लीड करते हैं, और लीड किए। फिर अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, और यहाँ भी किसानों पर जो टैक्स लिया जा रहा था उस टैक्स को माफ़ कर दिया गया। यहाँ भी गांधी जी को सफलता मिल गया। ठीक है, फिर अगले साल 1918 में गुजरात में ही जो एक और डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम अहमदाबाद है। अहमदाबाद में एक सत्याग्रह मूवमेंट
लीड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पर जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो किसके फेवर में है? तो कॉटन मिल वर्कर के फेवर में है। कॉटन मिल वर्कर के लिए सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ के मैटर को बताते हैं हम कि 1918 में अहमदाबाद में क्या हुआ कि प्लेग नाम की बीमारी फैलने लगी। प्लेग नाम की बीमारी चूहों से होने वाली बीमारी है। अब ये बीमारी ऐसी थी कि गांव के गांव जो है लोग ख़त्म हो जाते थे। तो चूंकि ये बीमारी फैल रही थी तो जो भी मजदूर मिलों में काम कर रहे थे वो मिल को छोड़कर गांव जाना शुरू कर दिए। तो मिल के जो मालिक था, मिल के मालिक ने कहा कि देखो हम ऐसा करते हैं, तुम्हारी मजदूरी को 50% बढ़ा देते हैं, 50% बढ़ा देते हैं। तो कुछ मजदूर वहाँ पर रह गए और उनके मिलों में काम करते रह गए। लेकिन जैसे ही प्लेग नाम की बीमारी ख़त्म होती है तब वो मिल मालिक कहते हैं कि अब क्या करते हैं, तुम्हारी मजदूरी को फिर से सेम जो पहले वाला था वही कर देते हैं। तब फिर मजदूर कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऐसी बहुत ज़्यादा जो है कीमत बढ़ गया है, जो खाने की चीज़ें उसकी कीमत बढ़ गई है, आप कम कर दीजिएगा तो फिर हमारा जीवन जीना तो मुश्किल हो जाएगा। तो गांधी जी आए, गांधी जी को पता चला कि अरे अहमदाबाद में भी मैटर हो रखा है, चलो 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 वहाँ भी जो है क्या करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं। मिल वर्करों के इस स्ट्राइक को लीड करते हैं और फिर जो फाइनल नेगोशिएशन होता है 20% और 50% पर बात चल रहा था। फिर मिल मालिक कह रहा था कि 20% देंगे, मजदूर कह रहा था कि नहीं 50% ही हमको चाहिए। और फाइनल नेगोशिएशन कितना पर होता है, 35% पर होता है। मिल मालिक फिर रेडी होते कि चलिए भाई ठीक है 35% तुम्हारा मजदूरी बढ़ा हुआ रहेगा, ये मजदूरी हम तुमको देंगे। तो ये गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया और इन तीनों सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी को सफलता मिली। 3 सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है ना, चंपारण में, पहला चंपारण में, सेकेंड खेरा में और थर्ड अहमदाबाद में। चंपारण और खेरा में किसानों के फेवर में चलाया गया है और अहमदाबाद में मिल वर्कर के फेवर में चलाया गया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब गांधी जी का जो उत्साह है, गांधी जी का उत्साह एकदम चरम सीमा पर है, क्योंकि वो 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए और तीनों में उनको सफलता मिल गई। तीनों में उनको क्या मिल गई, सफलता मिल गई। फिर क्या हुआ, एक्साइटेड विद दिस सक्सेस, नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट पर आते हैं, पर इस लाइन को समझिए। एक्साइटेड विद दिस सक्सेस, इस सफलता से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए गांधी जी। फिर गांधी जी 1919 में, माने अगले साल 1918 के बाद 1918 में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब जो है हम नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट चलाएंगे। ये तो पार्टिकुलर रीजन में था ना। अब गांधी जी की जो उत्साह है एकदम चरम सीमा पर है, कहते हैं कि पूरे देश भर में अब जो है सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जाएगा। और ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो किसके अगेंस्ट चलाया जाएगा, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट चलाया जाएगा। रॉलेट एक्ट जो 1919 में ही अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसके अगेंस्ट गांधी जी कहते हैं कि हम क्या करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह चलाएंगे। अब रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट को भी यहां पर बताया गया है। दिस एक्ट वाज पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया डिस्पाइट अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर। भारतीय मेंबर इस एक्ट को विरोध कर रहे थे, फिर भी इस एक्ट को जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कर दिया गया। 1919 में कब पास किया गया, 1919 में, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ। तो इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया। भारतीय विरोध कर रहे थे, फिर भी इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दिया। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। ये एक्ट सरकार को इनॉर्मस पावर दे रहा है टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, ताकि वो राजनीतिक गतिविधि को क्या कर सके, रिप्रेस कर सके, दमन कर सके।
ये एक्ट बनाया ही गया था इस पर्पस के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अब भारतीय फिर से क्या करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो डिमांड करेंगे कि हमको सेल्फ रूल चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने एक कानून बनाया ताकि इन विरोध प्रदर्शन को क्या किया जाए, दबाया जाए। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। ये एक्ट सरकार को अलाउ करता है कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, किसी भी राजनेता को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता। बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में कैद करके रखो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो राजनेता अगर कोर्ट में जाना भी चाहे तो कोर्ट सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको रॉलेट एक्ट के थ्रू डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। बताइए, इस कानून को आप सही मानिएगा? और एक भारतीय के हिसाब से आप थोड़े सही मानिएगा। गांधी जी इसको काला कानून कहते हैं, गांधी जी इसको काला कानून कहते हैं। सारे भारतीय विरोध कर रहे थे कि ये तो ब्लैक एक्ट है, ये तो काला कानून है। That's why, यही कारण है कि गांधी जी जो है एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट चाहते थे, जो एक हड़ताल के साथ शुरू होना था। वो हड़ताल कब होता? 6 अप्रैल को। गांधी जी बोले कि ठीक है भाई, हम लोग क्या करते हैं, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम लोग एक सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करेंगे। सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत एक हड़ताल के साथ होगा, जो हड़ताल कब होगा? 6 अप्रैल को होगा। गांधी जी ने डेट को डिसाइड कर दिया, चलो भाई चीज़ें फिक्स है, सभी लोगों को उन्होंने बता दिया, सभी लोग सुन लिए, चलो ठीक है 6 अप्रैल को एक हड़ताल करेंगे और वहीं से रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हो जाएगी। चलो, रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हो गई है। रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट शुरुआत हो गया है, ठीक है ना। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी। देश के अलग अलग शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो मजदूर थे, मजदूर स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए। शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दिया गया। देश के अलग अलग शहरों में दुकानें बंद कर दिया गया। रैली किया जा रहा है, मजदूर स्ट्राइक पर चले गए। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हो चुका है, ठीक है, 6 अप्रैल से शुरू हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने सारे एक्टिविटी को देखा तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि भाई इस नेशनलिस्ट एक्टिविटी को क्या करना होगा, रिप्रेस करना होगा। इस नेशनलिस्ट एक्टिविटी को रिप्रेस करना होगा। और फिर लोकल लीडर को अमृतसर से अरेस्ट कर लिए गए। अमृतसर से 2 लोकल लीडर का नाम बताते हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये 2 लोकल लीडर को अमृतसर से अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट कर उन दोनों लीडर को जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को मना कर दिया गया कि भाई आप दिल्ली में प्रवेश मत करिएगा। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया कि आप दिल्ली में प्रवेश मत करिए, भाई आंदोलन चल रहा है, आप इस आंदोलन को और क्या करिएगा, मैंने भड़काइएगा। ये अंग्रेजों के माने स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं आपको। और फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में जो पुलिस था, उस पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा था, उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। पुलिस ने क्या कर दिया? ओपन फायर कर दिया, गोली चला दिया अमृतसर में। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोग भड़क गए कि तुम गोली चलाएगा, मतलब लोग भड़क गए कि यार तुम गोली चलाएगा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम गोली चलाएगा, हम भी छोड़ेंगे नहीं तुमको। बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, सब पर अटैक करना शुरू कर दिए। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग था सब पर अटैक करना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रही है? अब ज़्यादा जब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, चीज़ें बिगड़ने लगा, तब अमृतसर में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ, सैन्य शासन इसको कहते हैं हिंदी में। मार्शल लॉ का मतलब ये हुआ कि सेना का शासन रहेगा। लोगों को गैदरिंग होने से रोक दिया जाता है। 4-5 लोग आपस में गैदर नहीं हो सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए सेना देख लेता है तो उस पर ओपन फायर भी कर सकता है।
तो अमृतसर में ये सब मैटर हुआ और ये सब मैटर होने के बाद मार्शल लॉ को वहाँ पर इम्पोज कर दिया गया और इम्पोज करने के बाद जनरल डायर को कमांड दे दिया गया कि देखो जनरल डायर, तुम अमृतसर वाले रीजन को देखो, वहाँ पर बहुत मैटर खराब हो चुका है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 6 अप्रैल एक हड़ताल के साथ रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 10 अप्रैल को जो अमृतसर में जो पुलिस है वो पीसफुल प्रोसेशन पर ओपन फायर किया, मैटर बिगड़ा। उसके बाद एक दिन बाद मार्शल लॉ का इम्पोज कर दिया गया, जनरल डायर को कमांड दे दिया गया कि जनरल डायर तुम ये सारे रीजन को, अमृतसर वाले रीजन को तुम देखो, संभालो, इसको बेहतर करो। अब आइए 13 अप्रैल को आइए। अब कब आइए? 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या हुआ कि बहुत बड़ी भीड़ जालियांवाला बाग में गैदर थे। ये है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बगीचा, ठीक है ना, जालियांवाला बाग कह लीजिए या जालियांवाला बगीचा कह लीजिए। अमृतसर में एक बगीचा था, उस बगीचा का नाम जालियांवाला बगीचा या बाग था। वहाँ पर 13 अप्रैल को एक बहुत भीड़ इकट्ठा थी। जालियांवाला बाग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जालियांवाला बाग में एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था। प्रवेश करने का गेट और बाहर निकलने का गेट एक ही था, ठीक है ना। यहाँ पर जो लोग गैदर थे, कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, जो रॉलेट एक बनाया गया था जो कि काला कानून था। कुछ लोग जो थे वो एनुअल बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे। बैसाखी मेला लगा हुआ था 13 अप्रैल को, उस मेला में घूमने आए थे। और चूंकि ये जो जालियांवाला बाग था वो मेन सिटी से दूर था, तो यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा था उस भीड़ को पता नहीं था कि इस पूरे सिटी में मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया है, मार्शल लॉ लागू है, ये लोगों को पता नहीं था। ठीक है, ये लोग शांतिपूर्ण से जो प्रदर्शन कर रहे थे वो शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहे थे। जो मेला घूमने आए थे वो शांतिपूर्ण अपने मेला को वो घूम रहे थे। तभी एक समझिए बुजदिल कहिए, बेवकूफ़ कहिए, तभी बुजदिल बेवकूफ़ जनरल डायर अपने सेना को लेकर वहाँ पर आ जाता है। ये बेवकूफ़ा आ जाता है और आने के बाद एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देता है। जो एग्जिट पॉइंट था जिससे लोग बाहर निकल सकते थे, उस एग्जिट पॉइंट को इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया और अपने सेना को ऑर्डर दिया कि तुम क्या करो, इस पूरे भीड़ पर ओपन फायर कर दो। जनरल डायर ने अपने सेना को ऑर्डर दिया कि इस पूरे भीड़ पर जो निहत्था है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, ये बुजदिल वाला काम है जो जनरल डायर ने किया है। इसने अपने सेना को ऑर्डर किया कि इस सारे निहत्थे लोगों पर क्या करो, ओपन फायर करो। और इसका रिजल्ट ये होता है कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वहां पर मर गए। उन सैकड़ों की संख्या में लोगों में डर बनाना था और डर बनाने के लिए इस जनरल डायर ने इन सारे लोगों पर ओपन फायर करवा दिया। 1000 से ज्यादा लोग जो हैं इस जालियांवाला बाग में मारे गए जनरल डायर के द्वारा। समझ रहे हैं? रूह कांप उठता है ऐसे घटनाओं को सुनने के बाद कि जो अंग्रेज कह रहे थे कि हम इस भारत देश को सिविलाइज करने आए हैं, सभ्य बनाए आए हैं, क्या ये सभ्यता का प्रतीक है? इसको सभ्य एक्टिविटी कहेंगे? क्या ये सिविलाइज एक्टिविटी है? क्या अपनी हत्थे लोगों पर जो है ओपन फायर कर रहे हो? जब उससे पूछा गया कि आप जो है ओपन फायर क्यों किए, तो बोला कि हम भारतीयों में डर बनाना चाहते थे। अगर हम ऐसे ही लौट कर आ जाते तो भारतीय हम पर हंसते, हमारी मजाक उड़ाते, हम भारतीयों पर डर बनाना चाहते थे। पर मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को मत भूलो, हमारे देश का भी एक देशभक्त जिनका नाम उधम सिंह है, उधम सिंह ने
डिसाइड किया था, कसमें खाई थी कि मैं उस अंग्रेज को मार कर रहूँगा। और ये उधम सिंह 1940 में लंदन जाते हैं और लंदन के गलियों में जनरल डायर को सर में गोली मारते हैं और वहीं जनरल डायर मर जाता है। और एक भारतीयों ने भी दिखा दिया कि अगर इस तरह का कृत्य करोगे तो उसका परिणाम जो है क्या होने वाला है भारत में। भारतीयों में भी देशभक्ति है, भारतीय भी तुमको छोड़ने वाले नहीं है, भारतीय भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। भारतीय भी ये अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि जान का बदला जान ही लेंगे। उस समय के माहौल को देखते हैं कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द जालियांवाला बाग? उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इम्पैक्ट ये हुआ कि जब ये न्यूज़ जब फैला तो जो भीड़ है शहर के अलग अलग जो स्ट्रीट्स है उस स्ट्रीट में आना शुरू कर दिए। साधारण सी बात है भाई, कोई भी आएगा, आप भी सुनिएगा, आपका दिल थर्रा जाएगा, अभी सुनने के बाद आपका दिल कांप उठा होगा। उस समय भी तो यही सिचुएशन रहा होगा, भारतीय विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, स्ट्राइक हो रहा है, क्लैश हो रहा है पुलिस के साथ हड़तालें चल रही है, क्लैश हो रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया जा रहा है भारतीयों के द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक कर रहे हैं। अब अंग्रेज फिर से रेस्पॉन्ड कर रहा है ब्रूटल रिप्रेशन के साथ, ब्रूटल रिप्रेशन, निर्मम तरीके से इन सारे एक्टिविटी को फिर से दबाने का काम कर रहा है। देखिए बात आपका बुक में लिखा हुआ है, ब्रिटिशर्स ह्यूमिलेट कर रहे हैं लोगों को। माने ह्यूमिलेट करने का मतलब क्या होता है? शर्मसार करना, शर्मसार कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। सत्याग्रही को फोर्स किया जा रहा है कि अपने नाक को ग्राउंड में क्या करो, रब करो, रगड़ो। दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ आपके बुक में, ये फिगर यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है। भारतीयों को जो है ये जो अंग्रेजी जो शासन है, अंग्रेजी शासन भारतीयों को मजबूर कर रहा है कि भारतीय नाक अपने नाक को जो है ज़मीन पर रगड़े। क्राउल करने के लिए बोल रहा है कि स्ट्रीट में आप रेंगते हुए चलो, सारे साहब को आप सलाम करो, सारे साहब को सलाम करने के लिए वो कह रहा है। लोगों पर फ्लॉगिंग की जा रही है, कोरे बरसाई जा रही है। और एक गांव, जिस गांव का नाम गुजरावाला है जो पंजाब में है, उस पर बमबारी भी किया गया, बम मारकर उस गांव को उड़ा दिया गया। अब ये सारे वायलेंस को गांधी जी देखते हैं कि इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो गांधी जी क्या करते हैं, इस सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, बंद कर देते हैं कि भाई अब बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। चूँकि गांधी जी की आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस। अब इस तरह से लोगों की जाने जाते रहेगी तो फिर आंदोलन का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। खिलाफत इशू नेक्स्ट टॉपिक है। खिलाफत इशू क्या है, चलिए देखते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए क्या बोला गया कि रॉलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था। रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी ये आंदोलन सिटीज और टाउन तक ही सीमित था। रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन जरूर था, लेकिन फिर भी ये शहरों और नगर तक ही सीमित था। गांधी जी को महसूस होने लगा कि हमको एक ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहिए जिसका बेस और ब्रॉड हो। गांधी जी फिर से एक नए आंदोलन की बात कर रहे हैं। अभी एक आंदोलन चलाए हैं और फिर से एक नए आंदोलन की बात कर रहे हैं, और इस बार बोल रहे हैं कि इसका बेस और ब्रॉड होना चाहिए। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ शहरों और नगर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गांव के लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, जंगल में रहने वाले लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। और गांधी जी का मानना है कि ऐसा आंदोलन तभी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जब भारत में रहने वाले सारे हिंदू और सारे मुस्लिम एक हो जाए।
एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में तभी चलाया जा सकता है जब भारत में रहने वाले सारे हिंदू और सारे मुस्लिम एक हो जाए, तब अंग्रेजों की छक्के छुड़ा देंगे। तब अंग्रेजों की क्या करेंगे? छक्के छुड़ा देंगे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू। सो उन्होंने डिसाइड किया कि खिलाफत इशू के मुद्दे पर जो है आंदोलन चलाया जा सकता है। बट हाउ, लेकिन कैसे? बट हाउ, कैसे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको याद ही होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर का डिफीट हुआ था, दो पावर ब्लॉक के बीच चला है, अभी बताया ही है। ऑटोमन एम्पायर जो था वो सेंट्रल पावर के तरफ से था, तो इसका तो डिफीट हुआ था। और अफवाहें, र्यूमर ये फैल रहा था कि जो ऑटोमन एम्पायर का जो इम्पेरर है, सम्राट है, उस सम्राट के साथ एक हार्श पीस ट्रीटी साइन किया जा रहा है। ऑटोमन टर्की के जो सम्राट है, उस सम्राट के साथ एक संधि होने वाला है और इस संधि के थ्रू उस शासक के पावर को खत्म कर दिया जाएगा। उस शासक, उस रूलर के पावर को खत्म कर दिया जाएगा। और ऑटोमन टर्की के जो रूलर था, उस रूलर को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। ऑटोमन टर्की के रूलर को खलीफा कहा जाता था और खलीफा दैट वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का हेड कौन था? खलीफा था। पूरे इस्लाम का हेड किसको कंसीडर किया जाता था? खलीफा को। और खलीफा किसको बोला गया? ऑटोमन टर्की के रूलर को। तो ऑटोमन टर्की में भी अंग्रेजों का विरोध होने लगा कि भाई हमारा स्पिरिचुअल जो हेड है उसके पावर को आप खत्म कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? ये चीजें तो गलत है। भारत में भी खलीफा के पावर को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाया गया। बॉम्बे में बनाया गया है, मार्च 1919 में बनाया गया। अली ब्रदर के द्वारा बनाया गया है, मोहम्मद अली और शौकत अली। भारत में भी खलीफा के पावर को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाया गया है। और वो खिलाफत कमेटी किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा बनाया गया। यही तो है खिलाफत इशू। अरे यही है खिलाफत इशू। और मोहम्मद अली और शौकत अली महात्मा गांधी से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग साथ मिलकर इस खिलाफत इशू पर मास एक्शन हम लोग ले सकते हैं। कैसे साथ मिलकर हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी से। बोले गांधी बोले हाँ, जरूर कुछ ना कुछ हमको सोचना पड़ेगा, जरूर हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। खिलाफत इशू पर तो बहुत बड़ा मैटर करेंगे हम भारत में, तुम काहे का टेंशन ले रहा है? हिंदू को भी साथ लाना होगा तब और मैटर बनेगा। गांधी जी देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है भाई हिंदू और मुस्लिम को एक करने का। गांधी जी देखे, अरे भाई ये तो मौका है, मौके पर चौका मार दिया जाए। यही मौका है कि हिंदू और मुस्लिम को क्या कर दिया जाए? एक कर दिया जाए। और कांग्रेस का कलकत्ता सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ है, गांधी जी दूसरे लीडर को कन्विंस कर रहे हैं, राजी कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन शुरू करने के लिए। किसके सपोर्ट में? खिलाफत के सपोर्ट में, इसके साथ साथ स्वराज के सपोर्ट में। गांधी जी जो कलकत्ता सेशन हो रहा है कांग्रेस का सितंबर 1920 में, इस सेशन में गांधी जी दूसरे लीडर को राजी कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं। किसके सपोर्ट में शुरू करते हैं? खिलाफत इशू के सपोर्ट में करते हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू हिंदू पार्टिसिपेट करेंगे और खिलाफत इशू के थ्रू मुस्लिम पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरह से बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अंग्रेजों की छक्के छुड़ा देंगे। अंग्रेजों को क्या करेंगे? नाक में दम कर देंगे। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि वाई नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? आखिर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन शुरू करने की अगर बात कर रहे हैं तो क्यों नॉन कोऑपरेशन? असहयोग क्यों?
उसके पीछे का कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। तो गांधी जी अपने फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो गांधी जी अपने बुक हिंद स्वराज में डिक्लेयर किए थे कि जो ब्रिटिश रूल है, अंग्रेजों का जो शासन है भारत में, किसके सपोर्ट से, किसके कोऑपरेशन से एस्टेब्लिश किया गया है? भारतीयों के कोऑपरेशन से एस्टेब्लिश किया गया है। ब्रिटिशर्स ने भारत में जो शासन एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है, वो भारतीय के कोऑपरेट से स्थापित किया। भारतीयों ने कोऑपरेट किया, भारतीयों ने सहयोग किया, इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना शासन को स्थापित किया। और अगर उसके कोऑपरेट से स्थापित हुआ है, तो अगर भारतीय नॉन कोऑपरेट करेंगे तो ब्रिटिश रूल क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। अगर भारतीय रिफ्यूज कर देते हैं कोऑपरेट करने से, तो भारत में जो ब्रिटिश रूल है 1 साल के अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 1 साल बाद क्या आ जाएगा? स्वराज आ जाएगा। 1 साल बाद क्या आ जाएगा? स्वराज। हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो नॉन कोऑपरेशन क्यों शुरू करना चाहते थे? ये रीजन दिया गया, व्हाई नॉन कोऑपरेशन, और आगे है हाउ नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्यों और नॉन कोऑपरेशन कैसे? व्हाई नॉन कोऑपरेशन एंड हाउ नॉन कोऑपरेशन। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? आखिर ये जो नॉन कोऑपरेशन है वो आंदोलन कैसे बनेगा? हाउ, कैसे? तो इसके लिए भी गांधी जी बताते हैं कि देखो भाई, बता रहे हैं नॉन कोऑपरेशन कैसे आंदोलन का रूप लेगा। गांधी जी बोलते डोंट वरी, मैं बता रहा हूं, ऐसे गड़बड़ नहीं करना। मैं बता रहा हूं कि नॉन कोऑपरेशन कैसे आंदोलन का रूप लेगा। गांधी जी प्रपोज्ड दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। गांधी जी का कहना है कि जो आंदोलन है ये कई सारे स्टेज में अनफोल्ड होगा, स्टेज 1, 2 एंड 3। गांधी जी कहते हैं कि ये जो आंदोलन है वो 3 स्टेज में अनफोल्ड होगा। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है? वी शुड सरेंडर द टाइटल दैट वर गोइंग टू बी गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को जो भी टाइटल दिया है, जो भी उपहार दिया है, वो सबको क्या कर देना है? सरेंडर कर देना है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला हुआ था, नाइटहुड की टाइटल मिला हुआ था। तो इस तरह से उन्हें ठगने के लिए करता था। अंग्रेज क्या करता था? ठगने के लिए जो पढ़े लिखे लोग होते थे उसको टाइटल दे देता था, ताकि वो पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों का विरोध न करें। गांधी जी कहेंगे नहीं, ये सब क्या करो, ये सब अंग्रेज ठग रहा है। उस टाइटल को क्या कर दो? सरेंडर कर दो, दे दो, वापस दे दो, भाई ले लो अपने टाइटल ले लो, हमको टाइटल वेटल नहीं चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि आंदोलन की शुरुआत स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे? सारे टाइटल का सरेंडर कर देंगे, वापस रिटर्न कर देंगे। देन क्या होगा? उसके बाद आंदोलन में क्या होगा? तो मूवमेंट शुड बाइकआउट। इस मूवमेंट में बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है। इस मूवमेंट में बहिष्कार करना है। किन किन चीज़ों का बहिष्कार करना है? स्कूल का बहिष्कार करना है। भाई स्कूल नहीं जाना है, सारे बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। सारे बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। आर्मी का बाइकआउट होना चाहिए, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। इसके साथ साथ फॉरेन गुड, जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं, सारे विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। विदेशी कपड़ा मत पहनो, विदेशी कपड़ा मत पहनो, खादी क्लोथ पहनो, खादी कपड़ा पहनो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। मूवमेंट पे अगला स्टेज है कि बाइकआउट करना है, इन सभी चीज़ों को बाइकआउट करना है। स्कूल, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सरकार क्या करेगा? सरकार दमन करेगा, सरकार का रिप्रेशन होगा। सरकार क्या कहेगा? इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगा। और अगर सरकार दबाने की कोशिश करता है तो हम लोग क्या करेंगे? फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट है, थर्ड स्टेज है। लेकिन चूंकि हम लोग 2 स्टेज को पूरा ही नहीं कर पाए, तो ये जो फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कोऑपरेशन का पार्ट नहीं बन पाया, जो बाद में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1930 में शुरू किया गया।
पर पहले जो गांधी जी का जो प्रपोजल था वो प्रपोजल ये था कि थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे जब सरकार दमन करेगा नॉन कोऑपरेशन में। सिविल डिसोबीडियंस मतलब तुम्हारे बात को भी नहीं मानेंगे। नॉन कोऑपरेशन में क्या है, असहयोग करना, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या है, तुम्हारा बातें नहीं मानेंगे, भाई जो बोलना बोलते रहो, हम तुम्हारा बात नहीं सुनने वाले हैं। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हमको जो मन होगा वो करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में जो है नॉन कोऑपरेशन को अनफोल्ड होना था, ठीक है। लेकिन कई सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर वो काफ़ी कंसर्न थे प्रपोजल को लेकर के। देखिए गांधी जी बोल रहे हैं यार कैसे में आंदोलन शुरू होगा, क्या होगा नहीं होगा, मैटर हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, क्या गांधी जी अभी आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह चलाए हैं, क्या होगा नहीं होगा, भाई बहुत मुझे टेंशन हो रहा है, भाई मुझे बचा लो। मैंने बहुत सारे जो लीडर थे वो काफ़ी इस प्रपोजल को लेकर कंसर्न थे, चिंतित थे। मंथ बिटवीन सितंबर एंड सितंबर और दिसंबर के बीच बहुत एक इंटेंस टसल चला है। देखिए बहुत ज़्यादा टसल चला है, कांग्रेस के अंदर ही टसल चल रहा है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इस आंदोलन का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये आंदोलन हो पाएगा, शुरू हो पाएगा। बहुत ज़्यादा जो है इंटेंस टसल चला बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा एट द नागपुर सेशन, जो कि कब हुआ है, दिसंबर 1920 में हुआ। सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ। और इस नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया गया। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया गया, इसका मतलब ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत इशू के फेवर में, सपोर्ट में शुरू होने जा रहा है। अब जो नया आंदोलन बनेगा वो नया आंदोलन का नाम क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इस नया आंदोलन का नाम क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक में लाइन दिया हुआ है। अब आंदोलन क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन भी है और खिलाफत भी है, दोनों साथ में मर्ज हो गया। अब लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब चलिए हम लोग नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और इस आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 से हो रहा है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हो रहा है, जनवरी 1921 से। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ था और उस सेशन में ही नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल को पास कर दिया गया। और पास करने के बाद ठीक 1 महीने बाद इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। नाउ यू हैव टू डिस्कस दैट कि अलग अलग तरह के जो सोशल ग्रुप उस समय भारत देश में रह रहे थे वो लोग जो हैं इस आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। हर एक तरह का सोशल ग्रुप इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे जो ग्रुप शहर में रह रहा है वो ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो ग्रुप गांव में रह रहा है वो ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो ग्रुप जंगल में रह रहा है वो ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो ग्रुप प्लांटेशन में काम कर रहा है वो भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वही सब चीज़ तो हम लोगों को डिस्कस करना है। मूवमेंट्स इन टाउन, रिबेलियन इन कंट्रीसाइड, स्वराज इन प्लांटेशन। And we have to start from the movement in town. शहर में जो है इस आंदोलन में कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। And here it is said that movement started with the middle class participation in cities. शहर में रहने वाले मिडिल क्लास जब इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं तब इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। What I'm saying? I'm saying that कि आंदोलन की शुरुआत मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से होता है। जो मिडिल क्लास कहाँ रह रहा है, सिटीज में रह रहा है, शहर में रह रहा है। और शहर में जैसा कि गांधी जी का प्रपोजल था कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट करना है। तो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल को छोड़ दिए, कॉलेज को छोड़ दिए।
भाई छात्र जो है वो स्कूल जाना बंद कर दिए, कॉलेज जाना बंद कर दिए, क्योंकि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी बोले हैं कि हम लोगों को ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट करना है। सारे स्टूडेंट जो है स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हेडमास्टर और टीचर भी रिजाइन कर दिए। उस स्कूल और कॉलेज में जो हेडमास्टर और टीचर पढ़ा रहे थे वो भी रिजाइन कर दिए कि भाई हमको भी काम नहीं करना है। लॉयर्स जो वकील लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी बोले कि हमको भी लीगल प्रैक्टिस अब नहीं करना है, हमको भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। काउंसिल इलेक्शन को जो है कई सारे प्रोविंसेस में बाइकआउट किया गया। काउंसिल इलेक्शन वेयर बाइकआउटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। एक प्रोविंस जहां पर काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया जा रहा है वो प्रोविंस मद्रास है, और मद्रास में एक पार्टी जस्टिस पार्टी है जो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। और इस पार्टी के बारे में बोला गया कि ये पार्टी जो है नन ब्राह्मण पार्टी है। उस समय ज़्यादातर पार्टी हुआ करता था, उस पर कंट्रोल ब्राह्मणों का होता था, तो पॉलिटिकल पावर सिर्फ और सिर्फ पहले ब्राह्मणों के पास रहता था। तो चूंकि ये नॉन ब्राह्मण पार्टी है तो उसने सोचा कि भाई अभी हम लोगों के पास मौका है कि हम लोग काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करें। तो काउंसिल इलेक्शन को मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में बाइकआउट किया गया। सिर्फ एक प्रोविंस है जहां पर बाइकआउट नहीं किया जा रहा है, वो मद्रास है, और जो पार्टी जो काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं कर रही है वो पार्टी जस्टिस पार्टी है। दिस इज द वे इन विच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड स्टार्टेड इन द टाउन। इस तरीका से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत शहर में हुआ। आपके बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में इस चीज को ही डिस्कस किया गया है कि आंदोलन की शुरुआत शहर में कैसे होता है। सेकेंड पैराग्राफ में इसके इम्पैक्ट को दिखाया गया है, और थर्ड पैराग्राफ में कैसे शहर में आंदोलन स्लो डाउन हो गया है उसको डिस्कस किया गया है। तो आंदोलन की शुरुआत शहर में कैसे हुआ ये क्लियर हो गया। अब इसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ शहर में तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या रहा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोला गया कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। जो भी विदेशी वस्तुएं थी वो सबको बाइकआउट किया गया, सबका बहिष्कार किया गया। बाइकआउट का मतलब बहिष्कार करना, उसका यूज नहीं करेंगे। लिकर शॉप पिकेट किए गए, शराब की जो दुकानें थी उसको पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, तो पिकेटिंग का मतलब बता देते हैं कि मान लो कि ये शराब का दुकान है और इस शराब का दुकान का ये गेट है, तो गेट के सामने क्या करेंगे, कई सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, और जब कई सारे लोग इस एक लाइन में खड़े रहेंगे गेट के बिल्कुल सामने, तो जो कस्टमर होगा वो कस्टमर उस दुकान के गेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, पिकेटिंग बोला गया है। तो कई सारे शराब के दुकानों को पिकेटिंग की गई। इसके साथ साथ फॉरेन क्लोथ, जो विदेशी कपड़े थे, वो विदेशी कपड़ों को बर्न किया गया, जलाया गया इन ह्यूज बोनफायर। शहरों में जो बड़े बड़े चबूतरे थे उन चबूतरों पर विदेशी कपड़ों को जलाया गया, होलिका दहन किया गया। ये वर्ड यूज भी किया जाता है, विदेशी कपड़ों का होलिका दहन की गई शहरों के कई सारे चबूतरों पर। अब इस सब का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट ये हुआ कि जो फॉरेन क्लोथ का जो इंपोर्ट था वो बिल्कुल आधा हो गया। 1921-1922 के बीच फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट बिल्कुल आधा हो गया। 102 करोड़ से कम होकर जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया है, 57 करोड़ हो गया। आप कहते हो ना कि गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने ये किया। अंग्रेज हमारे देश में क्यों आए थे, उसका क्या मकसद था, क्या मोटो था, यहां से वेल्थ को ड्रेन करना, धन और संपत्ति को ले जाना। और गांधी जी जो आंदोलन शुरू किए, ये आंदोलन कहीं ना कहीं उस मोटो के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम कर रहा है। भाई उसका रेवेन्यू पहले 102 करोड़ हुआ करता था, यहाँ पर विदेशी कपड़ों को बेचता था, उसे जो उसका मुनाफा होता था, मुनाफा पहले तो 102 करोड़ था। जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो मुनाफा कम होकर कितना चला गया, 57 करोड़ पर चला गया। अंग्रेज का तो हालत खराब कर दिए गांधी जी। मैंने गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है वो आंदोलन अंग्रेजों की छक्के छुड़ा दिया।
कई सारे प्लेसेस पर, इन मेनी प्लेसेस जो मर्चेंट हो गए, ट्रेडर हो गए, वो भी रिफ्यूज कर रहे हैं कि चलो भाई फॉरेन गुड्स में हमको व्यापार नहीं करना है, हमको ट्रेडिंग नहीं करना। दैट्स अ गुड थिंग। आंदोलन एकदम जो है शहर में चल रहा है, बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से चल रहा है। तो ये हुआ इम्पैक्ट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछ दिया जाता है। अब थर्ड पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि शहर में ये आंदोलन अगर स्लो डाउन हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है। 1 साल तक ये आंदोलन शहर में बिल्कुल पुरजोर तरीके से चला है, लेकिन 1 साल बाद ये आंदोलन जो है वो शहर में धीमा पड़ने लगा। उसके पीछे का कारण क्या है। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। कई सारे रीजन है जिस रीजन के कारण ये आंदोलन शहर में स्लो डाउन होने लगा। वो रीजन क्या है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि खादी क्लोथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ एंड पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। जैसा कि फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करना था, विदेशी कपड़ों को बाइकआउट करना था, तो विदेशी कपड़ों को बाइकआउट कीजिएगा तो इंडियन क्लोथ को पहनना पड़ेगा ना। और इंडियन क्लोथ में क्या पहन रहे थे लोग, खादी क्लोथ पहन रहे थे। लेकिन जो खादी क्लोथ था वो खादी क्लोथ ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ के कंपेयर में जो खादी क्लोथ जो चरखों से बनाए जा रहे थे उसमें मैनुअल वर्किंग की काम ज़्यादा था। ये कारण था कि उसकी प्राइस ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब चूंकि खादी क्लोथ ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग खादी क्लोथ को लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बिना कपड़ा पहने हुए भारतीय रहेंगे क्या? नहीं ना रहेंगे। तो ठीक है भाई, 6 महीना तक चलो बाइकआउट कर रहे हैं, साल भर बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन अगर 5 साल अगर बाइकआउट करने की बात आएगा तो 5 साल भाई तो फिर कैसे अफोर्ड करेंगे? अब बिना कपड़ों का रह नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन ये है कि खादी क्लोथ चूंकि एक्सपेंसिव था तो गरीब जो है खादी क्लोथ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सेकेंड रीजन की अगर बात कर लिया जाए तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट कर रहे हो, कह रहे हो कि ब्रिटिश के द्वारा जो स्कूल खोला गया है, कॉलेज खोला गया है, जो कोर्ट खोला गया है, वहाँ पर जाकर काम नहीं करना है। तो फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए। अगर आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का अपोज कर रहे हो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में जाकर काम नहीं करोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूशन होना भी तो चाहिए। अब जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना, जो टीचर है वो कह रहे हैं कि जाकर हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कितने समय तक? साल भर किया जा सकता है। भाई जो टीचर है उसका घर का खर्चा भी तो है। अगर 5 साल तक नहीं पढ़ेगा तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? 5 साल तक अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा या 5 साल तक विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा तो विद्यार्थी का भी जीवन बर्बाद होगा और टीचर का भी जो है जीवन बर्बाद होगा। तो लंबे समय तक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट नहीं किया जा सकता था। तो एक समय आया कि जो है से कि स्टूडेंट और टीचर्स को फिर से वापस गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में जाना पड़ा और जो लॉयर्स जो वकील थे उनको भी कोर्ट को ज्वाइन करना पड़ा। तो दिस इज द रीजन, दैट्स वाई दिस द रीजन कि जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो शहर में स्लो डाउन के ऊपर गया, धीमा के ऊपर गया। ठीक, तो आंदोलन शहर में कैसे शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और कैसे स्लो डाउन हुआ, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड हियर। अब इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे हम लोग कंट्री साइड में। अब हम लोग कंट्री साइड में जाएंगे, गांव वाले रीजन में जाएंगे और वहां देखेंगे कि लोग जो है कैसे इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिबेलियन इन कंट्री साइड। शहर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कंट्री साइड में स्प्रेड हुआ, कंट्री साइड में फैलने का काम किया। और कंट्री साइड में हम लोग 2 केस स्टडी करेंगे। पहला पिजन मूवमेंट, किसानों का आंदोलन अवध में हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक ट्राइबल मूवमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ट्राइबल मूवमेंट कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ। जो ट्राइबल मूवमेंट कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ है। कंट्री साइड में हम लोग 2 रीजन का केस स्टडी करने वाले हैं। पहला रीजन होगा अवध। अवध में हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसानों का आंदोलन। और सेकंड रीजन आपका होगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में हम लोग क्या देखेंगे? ट्राइबल मूवमेंट कि जो आदिवासी लोग रह रहे हैं वो कैसे इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं।
चलो अवध में देखते हैं। पीजेंट मूवमेंट इन अवध, पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अवध जो आज के समय में यूपी में है, अवध जो आज के समय में कहाँ पर है, यूपी में है। और यहाँ पर जो किसान आंदोलन था वो किसान आंदोलन कैसे चल रहे थे, लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट दैट वन। अवध की अगर बात कर लिया जाए तो अवध में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इस किसान आंदोलन को किसके लीडरशिप में डेवलप किया गया है, तो बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में डेवलप किया गया है। अवध में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन को लीड कौन कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र की जय। को लीड कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र लीड कर रहे हैं। बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी हैं, बाबा रामचंद्र जो कि क्या हैं, एक सन्यासी हैं, लेकिन पहले इंडेंजर लेबर के रूप में फिजी में काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर फिजी एक आइलैंड नेशन है, वहाँ पर पहले वो इंडेंजर लेबर के रूप में जाकर काम कर चुके हैं, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर चुके हैं। फिलहाल वो अवध में रह रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, सन्यासी बन चुके हैं। और जब यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुआ तो बोले कि आओ हम इस आंदोलन को क्या करते हैं, लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, अंग्रेजों की छक्के छुड़ा देते हैं। यहाँ पर जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन किसके अगेंस्ट में है, तलुकदार के अगेंस्ट में। यहाँ पर किसान आंदोलन तलुकदार के अगेंस्ट में है और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में है। जो तलुकदार और लैंडलॉर्ड हाई रेंट की डिमांड करते थे किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली करते थे, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। आए लैंडलॉर्ड, आए जमींदार, मार के तुमको बर्बाद कर देंगे, बहुत हो गया, तुम बहुत दिन से हमको जो है ऐसे कि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहा था, अब आंदोलन की शुरुआत हुआ है, अब तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे, मारकर तुमको यहाँ पर बर्बाद कर देंगे। पीजेंट हैड टू डू बेगार, किसानों को बेगार करना पड़ता था। यह बेगार नहीं है, भीख मांगना नहीं है, यहाँ भिखारी नहीं है। बेगार मतलब बेगार एक प्रथा होता था, और बेगार प्रथा में क्या होता था कि लोगों को बिना किसी पैसा का या बहुत कम पैसा पर फ्री में जो है ऐसा कि बहुत सारा काम कराया जाता था। इस प्रथा को बेगार प्रथा कहा जाता था। किसानों को यहाँ पर बेगार करना पड़ता था जमींदार के घर पर, इसके साथ साथ लैंडलॉर्ड के फार्म पर काम करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के। बिना किसी पेमेंट के अब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर जो टीनर्स थे, जो पट्टेदार लोग थे, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं था टेन्योर का। पट्टेदार का मतलब होता है कि जिसके पास लैंड नहीं है वो 1 या 2 साल के लिए लैंड लीज पर ले लिया है, उस पर खेती कर रहा है। अब लीज पर लिया है तो जब कभी चाहे उसका लैंड छीना जा सकता है। तो पट्टेदारों का कोई सिक्योरिटी नहीं था कि लैंड पर कितना समय तक उसका राइट रहेगा, हमेशा उसको इवेक्ट हटा दिया जाता था। तो ये सब सारे सरकमस्टांसेस था। आंदोलन की शुरुआत हुआ, और आंदोलन की शुरुआत हुआ तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन है वो डिमांड कर रहा है कि रेवेन्यू का जो रेवेन्यू तुम वसूल कर रहे थे उस रेवेन्यू का डिमांड को क्या करो, रिड्यूस करो। जो टैक्स आप वसूल कर रहे थे उस टैक्स को कम करो, टैक्स नहीं देंगे। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार प्रथा को खत्म करो। ये जो बेगारी करवाता है बेगारी प्रथा को खत्म करो, बेगारी नहीं करेंगे हम तुम्हारा। वो कहने कि बेगार प्रथा को खत्म करो। इसके साथ साथ जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है, ऐसा जमींदार जो बहुत ज्यादा दमन करता है, उसका सामाजिक बहिष्कार करो, पूरे समाज मिलकर उसका बहिष्कार करो। ये जो जमींदार है इस सब का खून चूसता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे समाज में जितने लोग हैं सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, इस जमींदार का बहिष्कार करेंगे। अब सोशल बाइकआउट में क्या किया गया, तो देखिए सोशल बाइकआउट में कई सारे जगहों पर नाई धोबी बंद कर दिया गया। नाई धोबी वेयर ऑर्गेनाइज, नाई धोबी बंद वेयर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत अगेंस्ट लैंडलॉर्ड का। नाई का काम क्या आता है, बाल काटना, नाखून काटना। बोला है नाइया, तुम जाकर अगर उस लैंडलॉर्ड के यहाँ काम किया तो मार के तुमको बर्बाद कर देंगे। तो बोल दिया, बाल काटने वालों को बोल दिया कि जाकर उस जमींदार का बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना है। धोबी को बोल दिया कि भाई उसका तुम कपड़ा नहीं धोएगा, उसके यहाँ का जो भी कपड़ा है उसको धोना नहीं है।
तो सोशल बाइकआउट सामाजिक बहिष्कार के थ्रू कई सारे पंचायतों के द्वारा नाई धोबी बंद, ये बंद वर्ड यहाँ पर ऐड होगा, नाई धोबी बंद को ऑर्गेनाइज किया गया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड के विरुद्ध। लेकिन जो कांग्रेस था, कांग्रेस इस पीजेंट मूवमेंट से खुश नहीं था। कांग्रेस इस पीजेंट मूवमेंट से खुश नहीं था। जो पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, देखिए दिखाया गया है कि कैसे लैंडलॉर्ड किसानों के ऊपर जो है दमन करता था। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस इस आंदोलन से खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है बताओ भाई? क्योंकि कांग्रेस जब इस आंदोलन की शुरुआत करता है तो उस आंदोलन में इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं था, इस तरह का कोई बात नहीं किया गया कि आंदोलन में इस तरह की चीजें करना है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? तालुकदार के घरों पर अटैक कर दे रहे हैं, मर्चेंट के घरों पर अटैक कर दे रहे हैं, बाजार लूट ले रहे हैं, और ग्रेन को होर्ड करके रखा गया है, ग्रेन को जो जमा करके रखा गया है उसको भी वो ले रहे हैं, लेकर भाग जा रहे हैं। ये सब जो था वो आंदोलन का पार्ट नहीं था, आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ये कारण है कि कांग्रेस थोड़ा बहुत नाराज है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, नाराज है तो है। अब आंदोलन शुरू हुआ है तो मन मुताबिक चीज़ें थोड़े चलता है, थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होता ही है। भाई किसान है, बहक गए भाई, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है इन पर, तो शोषण हुआ है तो थोड़ा बहुत यही बहक कर मार पीट ही दिए तो क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और इस तरह से अवध में जो है ऐसे कि किसानों का आंदोलन चला। यह है बाबा रामचंद्र, ठीक है ना, ये बाबा रामचंद्र है। इस तरह से अवध में किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया गया। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, जब उनको पता चला कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया तो यहाँ भी अवध में वो आंदोलन शुरू कर दिए। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्राइबल मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। जो ट्राइबल मूवमेंट कहाँ चला है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ चला है? आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश कह लीजिए। आंध्र प्रदेश में लोग आंध्रा नहीं होते हैं, मत समझना कि आंध्र प्रदेश है तो लोग आंध्रा रहेंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। नाम है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो ट्राइबल पीजन का जो आंदोलन चला है, यहाँ पर जो ट्राइबल पीजन का आंदोलन चला है, वो आंदोलन में क्या हुआ कि गांधी जी के मैसेज को इंटरप्रेट कर लिया गया, स्वराज के मैसेज को इंटरप्रेट कर लिया गया अपने हिसाब से। अरे सोशल मीडिया पर होता ना है कि कभी कोई बात कुछ बोलता है लेकिन उसका मतलब कुछ निकाल लिया जाता है कि फलाना ने ऐसे कहा, चिलाना ने ऐसे कहा। तो यहाँ पर जो गांधी जी बताए थे कि किस तरह से आंदोलन को चलाना है, किस तरह से आंदोलन की शुरुआत होगी, कैसे आंदोलन चलेगा, यहाँ पर जो लोग थे उस आंदोलन को उस तरीके से नहीं समझे जिस तरीके से गांधी जी बताए थे। अपने हिसाब से जो है गांधी जी के मैसेज को इंटरप्रेट कर लिए, स्वराज के मैसेज को इंटरप्रेट कर लिए और आंदोलन में पार्टिसिपेट कर गए। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल, आंध्र प्रदेश का एक हिल है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? गुडेम है। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल में यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन कैसा है? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट है। वो आंदोलन कैसा है? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट है। जो अब गुरिल्ला आंदोलन क्या होता है? गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है? अब एक क्लास 8 क्लास में एक बार क्वेश्चन दिए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय गुरिल्ला वारफेयर, तो एक लड़की बहुत अच्छा आंसर की थी। वो आंसर की थी कि पहले लोग जो है जंगलों में रहते थे तो गोरिल्ला उन पर अटैक कर देता था, फिर लोगों ने इकट्ठा होकर उस गोरिल्ला पर अटैक करना शुरू किए और ये है गोरिल्ला मूवमेंट। नहीं है गोरिल्ला मूवमेंट, इसको गोरिल्ला मूवमेंट नहीं कहते। गोरिल्ला अटैक कैसे करता है? जो गोरिल्ला होता है वो लोगों पर अटैक कैसे करता है? अचानक से आएगा, अटैक करेगा, अटैक कर भाग जाएगा। तो अगर कोई भी आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति अचानक से आ रहा है और अचानक से आकर आपको अटैक कर रहा है, अटैक कर भाग जा रहा है, उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? गोरिल्ला आंदोलन कहा जाता है। तो गुडेम हिल्स में जो मूवमेंट चल रहे हैं वो मूवमेंट क्या है? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरिया को अपने अंडर में ले लिया था। क्लास 9 में बिल्कुल इन डिटेल पढ़ने के लिए होगा।
सारे फॉरेस्ट एरिया को उसने कैप्चर कर लिया था। उनका जो भी ट्रेडिशनल लाइफ था, ट्रेडिशनल लाइफ को जो है क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लोगों को मना कर दिया गया कि भाई तुम अपने कैटल को वहाँ पर चराने नहीं जा सकते हो, फ्यूल वुड को कलेक्ट नहीं कर सकते हो, फ्रूट्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हो। इस तरह से उनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था, ट्रेडिशनल राइट था, वो सब सारा क्या हो गया, बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। पहले मौज मस्ती से जंगलों में रहा करते थे, अंग्रेज आया, जंगल पर कंट्रोल कर लिया। जंगल पर क्यों कंट्रोल कर रहा था? क्योंकि वो पेड़ों की कटाई करना चाहता था। पेड़ों की कटाई कर कर वो स्लीपर बनाना चाहता था, जहाज बनाना चाहता था। पहले जहाज लकड़ी का बनता था। तो उनका पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल लाइफ था वो बिगड़ गया था। अब आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बारी थी उनकी कि अब अंग्रेजों को मजा चखाया जाए। अब जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लीड कौन कर रहे हैं? तो लीड अलूरी सीताराम राजू कर रहे हैं। गुडिम हिल्स में जो गुरिल्ला वारफेयर चल रहा है, उस गुरिल्ला वारफेयर को लीड अलूरी सीताराम राजू कर रहे हैं। और जो RRR मूवी है, RRR मूवी अलूरी सीताराम राजू पर ही बना है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। कैसे इंटरेस्टिंग फिगर है? तो अलूरी सीताराम राजू क्लेम करते हैं कि उनके पास कई सारे स्पेशल पावर है। वो कहते हैं लोगों से कि मेरे पास कई सारे स्पेशल पावर है। किस तरह का स्पेशल पावर है? लाइक कि वो एक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को, माने जो भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है उसको करेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन क्या होता है कि मानो कि मून कहाँ है, सन कहाँ है, जो भी 8 प्लेनेट है वो सब कहाँ है, सब बता सकते हैं। नक्षत्र कहाँ है, कौन सा स्टार कहाँ, वो सब बता सकते हैं। तो उनका कहना था कि उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है बिल्कुल करेक्ट है। वो कहते थे कि मेरे पास ऐसा स्पेशल पावर है। इसके साथ साथ वो लोगों के पास जो भी बीमारियां है, उस बीमारियों को वो ठीक कर सकते हैं। हील पीपल, कोई भी लोग जिसके पास किसी भी तरह का बीमारी है वो आए मेरे पास, हम उसको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि बुलेट शॉट को भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। कोई सामने से गोली मार के तो दिखाए, उस गोली को क्या करेंगे, यो हाथ से क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती के परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई अगला आदमी, मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखिएगा, अगला आदमी जो है वो बम मारते रहा है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती साइकिल के पीछे जो है छिप गया है, वो बम से जो है से कि बच जाता है। देखिए वो क्लेम करते थे, वो बोलते थे ऐसा। अब वास्तविकता में ऐसी कोई उनके पास शक्ति नहीं थी। कहने की बात है, कह देते थे, पर कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं है। अरे हमारे देश के लिए लड़े हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अरे क्लेम कर दिए तो क्या बात है। अब एक कारण था कि वो एक क्लेम किए कि उनके पास इस तरह का स्पेशल पावर है, तो वहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने उनको क्या कंसीडर कर लिया, इनकार्नेशन ऑफ गॉड, कि भगवान के अवतार। वहाँ पर जो विद्रोही थे, उन विद्रोहियों ने इनको भगवान का अवतार मान लिया कि तो भगवान का अवतार है, इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं। वो गांधी जी के द्वारा जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चलाया गया, उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, लोगों को परस्यूट करते हैं, राजी करते हैं कि भाई खादी क्लोथ पहनिए। गांधी जी बोल रहे हैं खादी क्लोथ पहनने के लिए। वो लोगों को कहते हैं कि ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए भाई, शराब पीना छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि गांधी जी बोल रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है, तो बुरी बात है। गांधी जी के विचार से बहुत ही प्रभावित थे, और गांधी जी जैसे ही आंदोलन शुरू करते हैं, यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पर वो गांधी जी से सहमत नहीं है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट कि इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। गांधी जी के एक बात से वो सहमत नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू भारत को आज़ाद कराया जाएगा, जबकि अलूरी सीताराम राजू कहते हैं कि भारत को लिबरेट तभी किया जा सकता है जब हम लोग फिजिकल फोर्स का यूज करें। जब हम लोग वायलेंस करेंगे तभी जाकर अंग्रेजों को भगा सकते हैं, अदरवाइज अंग्रेज भागने वाले नहीं हैं। इसीलिए तो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चला यहाँ पर। वो आते थे
जंगलों से अचानक से आते थे और अंग्रेजों पर ऐसे तीर भाला से अटैक करते थे और अटैक कर फिर छिप जाते थे। ये कारण है कि देखिए गुडेम हिल्स में जो आंदोलन चले हैं, जो विद्रोही हैं वो विद्रोही क्या कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन पर अटैक कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजों को मार दिया जाए। इसके साथ साथ देखिए गुरिल्ला वारफेयर को कंटिन्यू करते हैं। This is the way in which tribal movement had taken place in the Andhra Pradesh under the leadership of Alluri Sitaram Raju। चीजें क्लियर है? रिबेलियन इन कंट्री साइड क्लियर है? रिबेलियन इन कंट्री साइड क्लियर है ना? ट्राइबल मूवमेंट जो है वो आंध्र प्रदेश में कैसे चला? चलो आगे बढ़ते हैं। नव स्वराज इन प्लांटेशन। जो लोग प्लांटेशन में काम कर रहे थे उस समय अंग्रेजों ने कई सारे प्लांटेशन बनाए थे और उस प्लांटेशन में भारत के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों को काम पर रखा जाता था। नॉर्थ ईस्टर्न में कई सारे टी प्लांटेशन बनाए गए थे। अब जब उनको पता चलता है कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई है, तब वो इस आंदोलन से कैसे खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? एंड फर्स्टली हियर इट इज सेड कि वर्कर्स हैड आल्सो देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज। गांधी जी को लेकर और आइडिया ऑफ स्वराज को लेकर उनकी भी अपनी खुद की एक अलग समझ थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल क्या है उसको नहीं समझ रहे हैं, बल्कि गांधी जी को दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। जैसे ट्राइबल मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश में चला है, वहां पर भी गांधी जी के मैसेज को इंटरप्रेट किया गया। लाइक दैट वन यहाँ भी यही सिचुएशन रहा। जैसे कि बोला गया कि जो प्लांटेशन वर्कर असम में काम कर रहे हैं उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, तो राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेर इनक्लोज्ड। जिस प्लांटेशन में उनको बंद कर रखा गया था, जिस प्लांटेशन में उनको बंद कर रखा गया था, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब फ्रीली इस एरिया में क्या कर सके, मूव कर सके। इसके साथ साथ इस प्लांटेशन से बाहर वाले एरिया में भी मूव कर सके। भाई नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, गांधी जी आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। अब हम लोग फ्री होकर इस पूरे प्लांटेशन एरिया में मूव कर सकते हैं, इसके साथ साथ बाहर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में भी जा सकते हैं। जो गांव उनका दूर दराज था उस गांव में भी अब जा सकते हैं, क्योंकि जो एक एक्ट है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इस एक्ट के थ्रू जो प्लांटेशन वर्कर हैं, प्लांटेशन वर्कर को परमिट नहीं दिया जाता था कि वो टी गार्डन को बिना परमिशन के लिव कर सके। एक एक्ट बनाया गया था 1859 में, जिसको इंडियन इमिग्रेशन एक्ट बोला गया है। और इस एक्ट के थ्रू प्लांटेशन में काम करने वाले मजदूरों को परमिशन ही नहीं था कि वो गांव में जा सकते हैं, इसके साथ साथ इस प्लांटेशन से बाहर जाकर घूम सकते हैं। अब जैसे ही उनको पता चला, when they had heard of non cooperation movement, जब वो सुनते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई है, तो हजारों की संख्या में जो वर्कर हैं इस अथॉरिटी को डिफाई कर देते हैं, इस अथॉरिटी को अवहेलना करते हैं कि अंग्रेज तुम्हारी जो भी अथॉरिटी है, जो भी पावर है, जो भी नियम कानून है, वो मानने वाले नहीं हैं। अब गांधी राज आ रहा है, गांधी जी आंदोलन की शुरुआत कर दिए हैं, अब हम जो है ऐसे कि घर जा रहे हैं। अब हम घर जा रहे हैं, प्लांटेशन छोड़ दिए और छोड़कर कहाँ मूव करना शुरू कर दिए? घर मूव करना शुरू कर दिए। गांधी बाबा जिंदाबाद 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 ऐसे आंदोलन करते हुए जा रहे हैं। उनका मानना है कि गांधी राज आ रहा है और इस गांधी राज में अपने गांव में, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, उस गांव में उनको लैंड मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा। भाई वो गरीब थे इसीलिए काम करने आए थे, उनके पास लैंड नहीं था। अब काम करने तो आए थे, अंग्रेज फंसा दिया, 5 साल तक बोलता है कि यही रहो, शोषण कर रहा, मारता है, पीटता है, खाना नहीं देता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब गांधी राज आ रहा है, क्योंकि गांधी जी आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब इस गांधी राज में हम सभी लोगों को अपने गांव में क्या मिल जाएगा? जमीन मिल जाएगा। चलो भाई हम लोग चलते हैं अपने गांव।
हालांकि वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब अपने घर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि रेलवे का स्ट्राइक चल रहा होता है, स्ट्रीम स्ट्राइक चल रहा होता है। इसके साथ साथ उनको बीच में ही अंग्रेज पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बहुत बुरी तरीके से उसको मारा। अंग्रेजों ने इन सारे वर्करों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बहुत बुरी तरीके से उसको मारा। पैर में रस्सी को बांध दिया और रस्सी को बांधते हुए घसीटते हुए जो है से उसको प्लांटेशन में लेकर गया। कोरे बरसा रहा इन मजदूरों पर। हाय रे अंग्रेज, हाय रे अंग्रेज, कितनी निर्मम तुम है रे अंग्रेज, शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाओ कि ऐसे मजदूरों पर इतना जुल्म ढा रहा है और तुम कहता है कि तुम सभ्य है और भारत को सभ्य बना रहे हो। ये तरीका है सभ्य बनाने का? इट इज द वे टू सिविलाइज एनी पर्सन? क्या सच में तरीका है किसी व्यक्ति को सिविलाइज करने का कि उसको कोरे बरसा रहे हो, पैर में रस्सी बांध कर जो है से उसको लेकर जा रहे हो? This is the meaning of स्वराज इन प्लांटेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन में स्वराज का मतलब ये था, किस तरह से लोग कनेक्ट किए इस आंदोलन को, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। अब पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है, शहर में चल रहा है, कंट्री साइड में चल रहा है, प्लांटेशन में चल रहा है, दबा के आंदोलन चल रहा है, दे दनादन आंदोलन चल रहा है। आंदोलन एकदम पीक पर है। आंदोलन क्या है? एकदम पीक पर है। लेकिन फिर एक साल, एक महीने के बाद एक घटना घटती है और उस घटना के बाद इस आंदोलन को कॉल ऑफ कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हियर इट इज सेड दैट, यहाँ पर ये बोला गया कि फरवरी 1922 में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करना है? कॉल ऑफ करना है, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि ये आंदोलन अब जो है से कि कई सारे जगहों पर वायलेंट हो रहा है, हिंसक हो रहा है, इस आंदोलन में बहुत सारा हिंसा हो रहा है, इसलिए मुझे इस आंदोलन को क्या करना होगा? कॉल ऑफ करना होगा, वापस लेना होगा। क्योंकि गांधी जी का ये जो आंदोलन था वो नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। गांधी जी की अपनी सोच रही होगी, इसमें आप ये मत समझिए कि गांधी जी क्यों वापस ले रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन अगर आंदोलन वायलेंस होगा तो अंग्रेजों के पास तोप है, गोला है, बंदूक है, वो क्या करेगा? बहुत सारे भारतीयों को मार देगा। इस बात को गांधी जी सोच रहे हैं कि वायलेंस होगा तो फाइनली घाटा हम ही लोगों का है, क्योंकि कई सारे भारतीय मारे जाएंगे। तो इस बात को सोचते हुए वो डिसाइड करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को कॉल ऑफ करना चाहिए। सत्याग्रही जो इस आंदोलन को कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि कैसे मास स्ट्रगल करना है। और उसी समय क्या होता है, चौरी चौरा जो कि एक विलेज है, ये विलेज कहाँ पर है? यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये बुक में भी आपका दिया हुआ है। चौरी चौरा एक विलेज यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर एक घटनाएं घट जाती है। घटनाएं क्या घटती है कि यहाँ पर एक शांतिपूर्ण जो भीड़ है, वो शांतिपूर्ण भीड़ अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही थी। शांतिपूर्ण भीड़ अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही थी। उसी समय क्या होता है कि पुलिस के साथ वायलेंट क्लैश हो जाता है। पुलिस सबसे पहले भीड़ पर गोली चला देता है। पुलिस सबसे पहले भीड़ पर क्या करता है? गोली चला देता है। तो भीड़ से एक दो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर वो जो भीड़ है जो शांति से प्रदर्शन कर रहा था, अब वो आग बबूला हो चुका है, गुस्से में आ चुका है। और गुस्से में आने के बाद चौरी चौरा में जो थाना था, जो पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। और फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस पुलिस स्टेशन में कई सारे अधिकारी रह रहे थे। उन कई सारे अधिकारियों में जो 22 पुलिसमैन हैं, 22 अंग्रेज पुलिस जो हैं, वो क्या हो गए? जल के मर गए। जल कर क्या हो गए? मर गए। ठीक हुए, इतना भारतीयों को तुम मार रहा था तो तुम्हारे लिए भी तो होना ही चाहिए था ना। देखिए 4 फरवरी को ये घटनाएं घटी है। 4 फरवरी को ये घटनाएं घटी।
अब ये बात जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी तो एकदम सन्न हो गए कि भाई आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक हो रहा है। फिर जो है 22 फरवरी को गांधी जी फाइनली डिसाइड करते हैं कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को अब हम वापस लेते हैं। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को अब हम वापस लेते, और इस तरह से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को वापस ले लिया गया। इस तरह से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वापस ले लिए गए। गांधी जी के द्वारा चलाए गए एक आंदोलन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर मूव करेंगे। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चला है, 1930 में चला है। उसके बैकग्राउंड को बनाएंगे, फिर उस आंदोलन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।